एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम बात करेंगे नई कहानी और परिवर्ती विविध कहानी आंदोलन के बारे में। यहाँ से प्रमुख तथ्यों को देखेंगे और यह भी देखेंगे कि इसके प्रवर्तक कौन हैं और प्रमुख कहानीकार इस युग में कौन कौन रहे हैं। तो आइए देखते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। ठीक है, यह दृष्टि की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। विविध कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक देखते हैं। नई कहानी, जो कहानी आंदोलन शुरू हुआ 1950 के बाद कर सकते हैं। तो नई कहानी का जो युग आया 1954 में आया और इसके जो प्रवर्तक थे लेखक त्रयी थे। लेखक त्रयी का मतलब इसमें राजेंद्र यादव हैं, मोहन राकेश हैं और आपके राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर हैं। इसके बाद युग आता है आपका अकहानी का। अकहानी का युग 1960 का है। प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल हैं। यह सब पूछा जाता है कि नई कहानी के प्रवर्तक कब है, अकहानी के कौन है, सचेतन कहानी कौन है, सहज कहानी के कौन है। ये सब जब आज़ादी के बाद से लगभग आपका गणतंत्र दिवस के बाद से यह शुरू हुआ लगभग लेखकों के द्वारा कि इसमें नया नाम दिया जाए, तरीका क्योंकि बदला है। तो गंगा प्रसाद बिमल अकहानी के हैं। सचेतन कहानी 1964 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। इधर पत्रिका का नाम दिया है तो आधार पत्रिका में, और इसके प्रवर्तक हैं महीप सिंह। सहज कहानी 1968 की शुरुआत हुई। देख सकते हैं कि 6 साल बाद, फिर 4 साल बाद, फिर 4 साल बाद, यानी कि लगातार बदलता रहा है। सहज कहानी 1968 पत्रिका नई कहानियाँ हैं। इसके प्रवर्तक हैं अमृत राय। इसके बाद समांतर कहानी है। समांतर कहानी 1972 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। सारिका पत्रिका से इसका प्रकाशन हुआ और प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। सक्रिय कहानी 1979 में आ जाती है मंच पत्रिका में और इसके प्रवर्तक राकेश वत्स हैं। जनवादी कहानी 1982 और इसके प्रवर्तक हैं जनवादी लेखक संघ, पूरा जनवादी लेखक संघ। इसके बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि छोटी छोटी मोटी बातें रहती हैं यहाँ से। नई कहानी, माना जाता है कि नई कहानी पद का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने कहा था। कौन दुष्यंत? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। किंतु कुछ लोग इसका श्रेय नामवर सिंह को देते हैं। 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी नाम से एक विशेषांक निकला जिसमें 18 लेखकों की कहानियां शामिल की गई। इसी विशेषांक के आधार पर इन कहानियों को नई कहानी कहा गया। तो आपने समझा कि नई कहानी कैसे कहा गया। इसको नई कहानी कैसे कहा गया? 18 लेखकों की कहानियां शामिल की गई, नया विशेषांक निकला नई कहानी नाम से और यहाँ से नई कहानी चल पड़ा। मधुरेश के अनुसार, मधुरेश भी आलोचकों में रहे हैं, आपके हिंदी साहित्य में इनका भी नाम रहा है। तो मधुरेश के अनुसार नई कहानी का समय मोटे तौर पे 1954 से 1963 की सीमाओं में बांधा जा सकता है। जबकि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार उन्होंने लिखा है 1954 के आगे की कहानी सन 1960 तक आते आते नई कहानी बन गई। तो दोनों की कहने का मतलब वही है और 1954 में आमतौर पे इसकी शुरुआत मानी जाएगी। कहानी और नई कहानियाँ में अंतर क्या है? कहानी पत्रिका इलाहाबाद, जो कहानी है कहानी पत्रिका इलाहाबाद तथा नई कहानियाँ दिल्ली से प्रकाशित होती थीं। इन दोनों पत्रिकाओं के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे, जिन्होंने इस आंदोलन को गति प्रदान की। तो यह तथ्य भी याद रखिए, कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्ता। 1942 में बंद हुई कहानी पत्रिका का 1954 में पुनः प्रकाशन हुआ। हो गया 1954 में पुनः प्रकाशन हुआ। कहानी पत्रिका जो इलाहाबाद से और आपका नई कहानियाँ दिल्ली से प्रकाशित होती थी। कहानी पत्रिका के पुनः प्रकाशन के साथ यह कहा गया, आज के हिंदी भाषी के जीवन की विविधता और समस्याओं की जटिलता के हर पहलू को हिंदी कहानी ने अपने में आवेष्टित कर लिया है। शिल्प, सौंदर्य और विषय वस्तु दोनों में ही आज की हिंदी कहानी पहले की हिंदी कहानी से आगे है। राजकमल प्रकाशन ने 1960 ईस्वी से नई कहानियाँ नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। मई 1961 ईस्वी में इस पत्रिका के वर्षगांठ विशेषांक में आज की कहानी परिभाषा के नए सूत्र शीर्षक से लिखे लेख में राजेंद्र यादव ने लिखा, कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है। व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश,
मानसिक अंतर्द्वंदों तथा व्यवहारिक जीवन के तगाजों और आवश्यकताओं की संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना उसका लक्ष्य है। तो यह बातें कही गई। देखिए, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे अरे बड़ा बोरिंग लग रहा है, तो फिर भी आपको यह देखना होगा, क्योंकि जो भी तथ्य सब एक समान नहीं होते हैं। कहीं अच्छा लगता है, कहीं इंटरेस्टिंग लगता है, कहीं सपाट लगता है। प्रथम नई कहानी की बात की जाए, यहाँ पे भी पूरा छाट छाट के दिया गया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने दादी माँ किसका रचना है? शिव प्रसाद सिंह का। शिव प्रसाद सिंह को हिंदी की पहली नई कहानी और निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह परिंदे, जो कि 1960 का है, नेट के सिलेबस में भी है, को नई कहानी की पहली कृति माना है। इस विवाद में उषा प्रियंवदा कृत वापसी का नाम भी आता है। वापसी आप पढ़ेंगे रो पढ़ेंगे। नई कहानी की परिस्थितियां क्या है? इस समय आज़ादी से मोह भंग होने लगा था, जिसने साहित्यकारों को निरर्थकता बोझ से भर दिया था। तीव्र शहरीकरण होने लगा। गांव से जो व्यक्ति शहर में आकर बसे, उन्हें रोजगार तो मिला, किंतु अकेलेपन और देख लिए किस समस्या को इसमें रखा गया है। अकेलेपन और अलगाव आप भी महसूस कर सकते हैं। जैसी समस्याओं ने उन्हें संबंधहीन, एकाकी और निरर्थक जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। शहरी शिक्षित मध्य वर्ग का तेजी से विकास हुआ, जो सामाजिक दायित्वों के बजाय अपने व्यक्तिगत हितों, सपनों को लेकर ज़्यादा चिंतित था। आज भी ऐसा होता है। नारियां शिक्षित, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने लगी, जिसके कारण स्त्री पुरुष संबंध में बुनियादी परिवर्तन आने लगा। यही तो है। समाज बदलेगा तो कहानी का दौर भी बदलेगा, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। पारिवारिक ढांचा टूटने लगा और यौन नैतिकता को खारिज किया जाने लगा। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा भी देखते हैं 2-3 बातें। नई कहानी के वैचारिक प्रेरणा स्रोतों में अस्तित्ववादी विचारधारा की भी भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे उपजे भावबोध ने नई कहानियों में अधूरेपन और विसंगतियों जैसे मनोभावों को महत्वपूर्ण जगह दी है। अधूरापन, विसंगति, ये सब होगा ही। विशेषताएं और प्रवृत्तियां क्या है? नई कहानी की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा क्या है? अनुभूति की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पर बल। ये कहानीकार मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद या किसी भी अन्य विचारधारा को जीवन का अंतिम सत्य मानने को तैयार नहीं है। इनकी स्पष्ट मान्यता है कि कहानी जीवन के वास्तविक अनुभवों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। बात है। मांस का दरिया क्या है? मांस का दरिया कहानी की भूमिका में कमलेश्वर ने क्या लिखा है? मांस का दरिया। नई कहानी आग्रहों की कहानी है, प्रवृत्तियों की हो सकती है, और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध। मतलब जीवन की जो सच्चाई है, जैसा जिया गया है वैसा लिखा गया। नई कहानी के केंद्र में शहरी मध्य वर्ग का जीवन है। देखते हैं, यदि पूछा जाए कि विषय वस्तु क्या है नई कहानी का, तो शहरी मध्य वर्ग का जीवन है, मिडिल क्लास। बड़े शहरों में मध्य वर्ग की कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं, जैसे अपनी जड़ों से उखड़ने की त्रासदी, सामाजिक संबंधों के अभाव से उत्पन्न होने वाला अकेलापन, सत्रांश, अजनबीपन, निरर्थकता बोध इत्यादि। नई कहानी का सबसे प्रमुख विषय मानवीय संबंधों में विद्यमान बिखराव की समस्या है। जब ग्रामीण समाज अपने पारंपरिक ढांचे से अलग होकर शहरी मध्य वर्ग में शामिल हुआ, तो संयुक्त परिवारों में बिखराव आना शुरू हुआ। पारिवारिक संबंध भी उपयोगितावादी नजरिए से देखा जाने लगा। नई कहानी में रिश्तों की यह टूटन अत्यंत मुखर रूप में उपस्थित है। नई कहानी का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है नारी और पुरुष के संबंधों में आया हुआ महत्वपूर्ण बदलाव। नई कहानी यौन चेतना की पुनर्व्याख्या करती है। उनका दावा है कि नैतिकता इस बात से तय होती है कि व्यक्ति समाज के प्रति कितने कर्तव्य निभाता है। शिल्प पर बड़ा परिवर्तन हुआ। कथानक का ह्रास, नई तथा विभिन्न शैलियाँ और प्रतीकात्मक, बिंबात्मक एवं लयात्मक भाषा। यह प्रेमचंद की परंपरा के बजाय प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र और अज्ञे की परंपरा के परिमार्जन से निर्मित शिल्प है। इस आंदोलन की सीमाएं क्या रहा? भोगा हुआ यथार्थ के स्थान पर जल्द ही सोचा हुआ यथार्थ नजर आना। अधिकतम शहरी मध्य वर्ग का ही चित्रण। कई स्थानों पर अनावश्यक रूप से यौन प्रसार और दोहराव। तो ये इसका सीमा रहा थोड़ा सा, जो ज्यादती की गई। मतलब यथार्थ नहीं था, फिर भी उसको कल्पना के माध्यम से कि ऐसा हो सकता है, तो उसको ज़बरदस्ती किया गया। या थोड़ी सी इसमें सीमाएं इसकी रही, या कमियां कह सकते हैं। अब देखते हैं नई कहानी आंदोलन के विकास में राजेंद्र यादव द्वारा संपादित दुनिया एक समानांतर का विशेष योगदान है। इनकी जो संपादित है कहानी संग्रह, इसका विशेष
तो राजेंद्र यादव की कहानी संग्रह एक दुनिया समानांतर, इसमें देखते हैं कौन कौन सी कहानियां हैं जो कि इन्होंने संपादित किया है अलग अलग लेखकों की, जो कि नई कहानी को पेश करती हैं। जैसे कि जिंदगी और जोक अमरकांत का, मछलियाँ उषा प्रियमदा का, मेरा दुश्मन कृष्ण बलदेव वैद का, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर का, गुलकी बन्नो धर्मवीर भारती, परिंदे निर्मल वर्मा का, नेट के सिलेबस में आपने पढ़ा होगा। सामान प्रयाग शुक्ल का है। इसके अलावा तीसरी कसम या फिर मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु का, यह भी सिलेबस में है। चीफ की दावत भीष्म साहनी, यह भी सिलेबस में है। यही सच है मन्नू भंडारी का है, यह पढ़ना चाहिए आपको कहानी। दूध और दवा मार्कंडे का, एक और जिंदगी मोहन राकेश का, विजेता रघुवीर सहाय का, सबरी रमेश बख्शी का है, टूटना राजेंद्र यादव का है। जो भी नेट के सिलेबस में लगे हुए रचनाकार हैं उनका कोई भी कहानियाँ हैं उसको आप अच्छे से देखिएगा। सेलर राम कुमार का है, एक नाव के यात्री सानी का है, नन्हो शिव प्रसाद सिंह का है, बदबू शेखर जोशी का है, शेखर जोशी भी लगे हुए हैं कोशिका घटवार के माध्यम से। प्रेत मुक्ति शैलेश मटियानी का है, भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई का है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी आपकी जो अकहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी, समानांतर कहानी, ये सब आती हैं। इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रमुख तथ्य आते हैं। क्योंकि नई कहानी के बाद कौन कौन से नए चीज़ें और आई, क्या क्या नाम दिया गया। अकहानी आया, अकहानी के बारे में देखते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं: जीवन मूल्यों का तिरस्कार, परंपरा का पूर्ण नकार, अतिशय आधुनिकता, यौन उन्मुक्तता और शिल्पगत अमूर्तता रही है। अकहानी कथा के स्वीकृत आधारों का विशेष तथा किसी भी तरह के मूल्य स्थापना का अस्वीकार है। यह किसका कथन है? गंगा प्रसाद विमल का। साठोत्तरी कहानी को डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने पहले तो समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, साठोत्तरी मतलब 1960 के बाद, किंतु शीघ्र ही उन्होंने समकालीन कहानी के स्थान पर अकहानी की व्याख्या की। तो यह भी कहानी जानते रहिए कि सबसे पहले समकालीन कहानी के नाम से पुकारा गया, फिर उसके बाद उसको अकहानी की नाम दिया गया। 1960 के बाद हिंदी कहानी के क्षितिज पर अकहानी एक आंदोलन के रूप में उगाई। यह किसका कथन है? रजनीश कुमार का। कुछ लोग अकहानी को नई कहानी के विकास के रूप में देखते हैं। देखिए, एक और शुरुआत कहानी के आधार पर नामवर सिंह ने अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को माना है। नामवर सिंह ने एक और शुरुआत कहानी के आधार पे, तो यह निर्मल वर्मा को मानते हैं। अलग अलग मतलब विद्वान अलग अलग लोगों को तो मानते हैं, ये तो रहा ही है पहले ही। कमलेश्वर ने धर्मयुग पत्रिका में अकहानी के विरोध में अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख लिखा था। तो यह भी याद रखिए, कमलेश्वर ने धर्मयुग पत्रिका में अकहानी के विरोध में अय्यास प्रेतों का विद्रोह लिखा था। इसके बाद आ जाता है सचेतन कहानी। इसके बारे में देखते हैं। इसमें माना गया है कि नई कहानी और अकहानी के दौर की कहानियाँ सत्रांश और निरर्थकता बोध को इतना ज़्यादा दिखाती हैं कि जीवन जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। सचेतन कहानी संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करती है। सचेतन एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। और यह कथन किसका है, यह भी याद रखें, कथन दे के पूछ सकता है कथन किसका है, तो महीप सिंह का है। इसके बाद आ जाता है सहज कहानी। सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय थे। हालांकि इन्होंने कहा है कि कोई आंदोलन नहीं है। सहज कहानी का दावा है कि इतने सारे आंदोलनों द्वारा कहानी पर विचारधाराएं थोपे जाने के कारण वह मूल कथा रस खत्म हो गया, जो कहानियों का प्राण माना जाता है। अतः सहज विषयों तथा सहज भाषा में कहानी लिखना ही सहज कहानी की मांग है। इसके अलावा अमृत राय ने 1968 में नई कहानियाँ पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से प्रारंभ किया, जो पहले दिल्ली से होता था। कहानी का लक्ष्य अपनी कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टाचार को उजागर करता है। कटु सत्य और भ्रष्टता को, करप्शन, यह अमृत राय का ही कथन है। इसके बाद आता है समानांतर कहानी। समांतर या समानांतर, ठीक इस आंदोलन के कहानीकार वामपंथ के इस विचार से सहमत थे कि साहित्य के केंद्र में आम आदमी होना चाहिए, किंतु वे समाजवादियों के सर्वहारा चिंतन से सहमत नहीं थे। इनके अनुसार सर्वहारा
जो सर्वहारा समाज है, इनके अनुसार सर्वहारा समाज एक खास सिद्धांत से जुड़ा शब्द है और यह भारत में आम आदमी की समग्रता के प्रति न्याय नहीं कर सकता। समानांतर कथाकारों ने देश में आम आदमी के आर्थिक अभाव, संघर्ष और समस्याओं को पहचाना और इसी चेतना ने उन्हें आम आदमी को साहित्य के केंद्र में लाने की प्रेरणा भी दी। आम आदमी का संघर्ष उस शोषण प्रधान व्यवस्था से है जिसमें सामंतवादी हैं, पूंजीवादी, संप्रदायवादी और शक्तियों की साजिश शामिल है। समानांतर कहानी में इस संघर्ष को बखूबी चित्रित किया गया है कि इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। समानांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान करती है और उन्हें बेनकाब करती है। समानांतर कहानी में शिल्प का आग्रह नहीं है। कहानी को अमूर्त बनाने वाले शिल्पगत तत्वों, बिंब, प्रतीक आदि का निषेध है। विषय के अनुरूप भाषा रूपाकार ग्रहण करती चलती है। वह सहज, वेधक तथा अनौपचारिक है। आम आदमी सिर्फ आदमी है। वह किसान, मजदूर, क्लर्क, सर्वहारा वर्गों में बटा हुआ न होकर एक संश्लिष्ट व्यक्ति है। संश्लिष्ट समझ रहे हैं ना? विश्लेषण करना और संश्लेषण करना। संश्लेषण मतलब उसको एकाकार करना। यह डॉक्टर विनय का कथन है। बाकी मधुरेश का क्या कथन है? मध्यकालीन कवियों की तरह कमलेश्वर का है, यह आम आदमी भी एक निर्गुण, अमूर्त और निराकार और रूपहीन तत्व है जिसे आसानी से देखा और पहचान पाना असंभव है। इसके बाद आता है सक्रिय कहानी। इसमें माना गया है कि कहानीकारों को समस्याओं का निष्क्रिय प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे लड़ने का हौसला भी पाठक को देना चाहिए। सक्रिय कहानी का सीधा मतलब है चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। उस समझ और एहसास की कहानी जो आदमी को बेबसी और निहत्थेपन और नपुंसकता से निजात दिलाकर स्वयं अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करने के जिम्मेदारी अपने सर लेती है। यह राकेश वत्स का कथन है। सक्रिय कहानी की अवधारणा में जनवादी कहानी और समांतर कहानी की अवधारणा को शामिल किया गया है। कौन कौन? तो सक्रिय कहानी की अवधारणा में जनवादी कहानी और समांतर कहानी की अवधारणा को शामिल किया गया है। वो तो पिछला वाला शामिल किया ही जाएगा। जब भी अगला आएगा तो पिछले को कुछ ना कुछ उसमें परिमार्जित करके शामिल किया जाएगा। जनवादी कहानी इसके बाद आता है। 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना हुई। जनवादी लेखक मंच का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी 1982 में दिल्ली में हुआ। इसी समय से कहानी रचना के क्षेत्र में जनवादी आंदोलन सक्रिय और गतिशील हुआ। यह आंदोलन स्वयं को प्रेमचंद की कहानी परंपरा के विकास के रूप में देखता है। यह कहानी सर्वहारा पर किए जा रहे शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर सर्वाधिक बल देती है और किसान, मजदूर आदि के संघर्ष को सूक्ष्मता तथा सहजता से उभारती है। इसके बाद क्या है, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। इसके अलावा है, आप देख सकते हैं, कफन और पूस की रात, जो मुंशी प्रेमचंद का है। कफन आपने पढ़ा होगा, पूस की रात भी पढ़ा होगा। जनवादी लेखन परंपरा का इसका प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद रामचंद्र तिवारी ने जनवादी कहानी की परंपरा के विकास में इन कहानियों को माना। यह भी पूछा जा सकता है रामचंद्र तिवारी के अनुसार जनवादी कहानियों में कौन कौन कहानी शामिल है। तो याद रखिए, पर्दा है, इसको आप जरूर पढ़े होंगे। और भाव विभोर मतलब दिखावा इसमें है ज़्यादा, पहनने को कपड़ा नहीं, दिखावा, शान शौकत कितना है। पर्दा यशपाल का है। गदल रंगे राघव का है। इसके बाद हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त का इसी में शामिल है। हंसा जाई अकेला मार्कंडे का। चीफ की दावत भीष्म साहनी का, नेट के सिलेबस वाला। दोपहर का भोजन अमरकांत का। बोझ आपका शेखर जोशी का है। बोझ आपका शेखर जोशी का। तो बोझ, दोपहर का भोजन, चीफ की दावत, हंसा जाई अकेला, हड़ताल, इसके अलावा गदल और पर्दा, ये कहानियों को जनवादी कहानी के विकास में माना है रामचंद्र तिवारी ने। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर बाकी स्वतंत्रोत्तर विविध कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकारों को अगली कड़ी में देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, आलोचक के अनुसार कहानीकारों का आंदोलनगत वर्गीकरण, यानी कि मतलब कि कौन किस कहानी से कौन प्रमुख कहानीकार यानी रचनाकार जुड़े हुए हैं। कहानीकार कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक जो भी रचनाकार होता है वह केवल कहानी नहीं लिखता, कई विधाएं लिखता है, नाटक भी लिखता है, कहानी भी लिखता है, निबंध भी लिखता है, उपन्यास भी लिखता है। तो इसीलिए रचनाकार, नई कहानी के रचनाकारों में रामचंद्र तिवारी के अनुसार मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, शेखर जोशी, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमदा और मन्नू भंडारी का नाम आता है।
अ कहानी में गंगा प्रसाद बिमल पहले इसको हम लोग कंपेयर करके ही चलते हैं। रामचंद्र तिवारी के अनुसार नई कहानी में यह है, जबकि डॉक्टर मधुरेश जो आपके मधुरेश हैं उनके अनुसार भी नई कहानी में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, सानी, शिवप्रसाद, मतलब वहीं 2-4 बदलाव होगा। कोई इसमें रहेगा, कोई इसमें नहीं रहेगा, कोई इसमें नया नाम आ जाएगा। तो सानी है, शिव प्रसाद सिंह है, फणीश्वर नाथ रेणु, हरिशंकर परसाई, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमता और मन्नू भंडारी हैं। इसके अलावा आप अ कहानी में देखें, अ कहानी में तो रामचंद्र तिवारी के अनुसार अ कहानी में गंगा प्रसाद बिमल अ कहानी के प्रवर्तक के रूप में जो आते हैं नाम। मुख्य तो आपको ऊपर बताया गया है, तो अन्य लेखकों में जो है प्रमुख लेखकों में जो आंदोलन में शामिल रहे उसमें गंगा प्रसाद बिमल, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा और विश्वेश्वर। वहीं मधुरेश जो मानते हैं वह गंगा प्रसाद बिमल, राज कमल चौधरी, रविंद्र कालिया, जगदीश चतुर्वेदी और दूधनाथ सिंह। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। सचेतन कहानी में रामचंद्र तिवारी मानते हैं मधुकर सिंह, कमल जोशी, योगेश गुप्त, हिमांशु जोशी, मनहर चौहान और महीप सिंह को। और यहीं पे सचेतन कहानी में मधुरेश मानते हैं महीप सिंह, मनहर चौहान, योगेश गुप्त और कुलभूषण को। इसके बाद समांतर कहानी में रामचंद्र तिवारी मानते हैं अरविंद आशीष सिन्हा, इब्राहिम शरीफ, कामता नाथ, जितेंद्र भाटिया, निरुपमा सोबती, मधुकर सिंह, मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा और सतीश जमाली को। निरुपमा सेवती या फिर सोबती, आप बताइए कि क्या सही है। कमलेश्वर डॉक्टर मधुरेश के अनुसार कमलेश्वर हैं इब्राहिम शरीफ, सेवाराम यात्री, मेहरुन्निसा परवेज, जितेंद्र भाटिया, सुधा अरोड़ा, दामोदर सदन, आलम शाह खान और निरुपमा सोबती। इसके अलावा जनवादी कहानी में रमेश उपाध्याय, रमेश बट्टरा, हेतु भारद्वाज, नमिता सिंह, ये सब नए नाम हैं। असगर वजाहत तो काफ़ी फेमस है। धीरेन्द्र अस्थाना, उदय प्रकाश भी फेमस है हिंदी साहित्य में। मधुरेश मानते हैं भीष्म साहनी, अमरकांत, मार्कंडे, शेखर जोशी, इसराइल, मधुकर सिंह, रमेश उपाध्याय, काशीनाथ सिंह, विजयकांत और सतीश जमाली को। तो दोनों में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। कई लेखकों को अलग अलग इन्होंने माना है, इसीलिए अलग अलग दिया है। रामचंद्र तिवारी के अनुसार, मधुरेश के अनुसार नई कहानी, अ कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी और जनवादी कहानी के प्रमुख लेखकों यानी कि आंदोलनगत जो लेखक हैं उनको माने कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो यह रहा आज का सेगमेंट। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। यहाँ पे हमने प्रमुख तथ्य भी देखे हैं, सभी जो नई चेतना की कहानी थी उससे जुड़ा हुआ, और प्रवर्तक कौन है यह ज़रूर याद रखिए, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि इसमें से कुछ नहीं याद रख पा रहे हैं तो यह प्रवर्तक ज़रूर याद रखें कि इसका सन कब है, नई कहानी का, कहानी का, सचेतन कहानी का, सहज कहानी का, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी, और उसके प्रवर्तक कौन है, सन और प्रवर्तक। यह चीज़ ज़रूर आज याद रखें। कुछ भी याद नहीं रखते हैं तो भी इसमें से यह इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर भी करते रहिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ भी सकते हैं।